आप सब जानते हैं ये सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे नंबर पे वैश्य और चौथे नंबर पर शूद्र। बाबा साहब ने कहा ये जो खड़ी लाइन है इसको बड़ी लाइन कर दो, सबको समानता का दर्जा दे दो, इस देश का विकास हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं देश के अंदर क्या हालात हो रहे हैं। कहीं जातिवाद के नाम पे मारा जा रहा है, कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे करवाए जा रहे हैं। किस तरह की घटनाएं हो रही है वो सारी आपके मोबाइल में आ रही है। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा पहले ले जाना चाहता हूं। आजादी से पहले हमें वोट का अधिकार नहीं था। हम बस्तियों से बाहर रहने के लिए लोगों ने मजबूर कर दिया था। हम बस्तियों में आते थे तो भी झाड़ू और हांडी का सहारा लेना पड़ता था। लोग छाया तक छोड़ने को तैयार नहीं थे। बाबा साहब पढ़ लिखने के बाद जब भारत में आए, चीफ तो से वकील होने के बावजूद भी उनको फाइलें पकड़ाई जाती थी चीफ से। उनको बड़ा दुख होता था, क्योंकि अगर आप भारत का नक्शा देखोगे तो ये हजारों जातियां भारत में हैं। आप अमेरिका में चले जाओ, फ्रांस में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, रूस में चले जाओ, वह जाति नहीं मिलेगी आपको। यहां तो कोई अफसर लगता है तो ही पता लगा लेते हैं कलेक्टर किस जात का है। इसलिए बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सब में टॉप आए। वहां पे बराक ओबामा तत्कालीन राष्ट्रपति ने सर्वे करवाया कि 300 सालों में सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन था। सर्वे कराने के बाद निकला कि भारत से एक दलित स्टूडेंट आए थे, उसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर, तो सबसे इंटेलिजेंट, क्योंकि अमेरिका में योग्यता की पूछ है। और उन्होंने आदेश दिया कोलंबिया यूनिवर्सिटी के आगे बड़ी प्रतिभा लगाई बाबा साहब की, और उसके ऊपर लिखा सिंबल ऑफ द नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, उसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर। नेल्सन मंडेला अधिकतर जीवन उनका जेल में बीता दक्षिणी अफ्रीका की लड़ाई में। उन्होंने कहा कि भारत में अगर कोई लेने लायक चीज है तो वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। एक बार तालियां बजाओ। 130 देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, और आज बाबा साहब की आज भी भारत के अंदर मूर्तियां तोड़ी जा रही है। ये अनपढ़ गंवार लोग बड़े बड़े, आप देखा करो, कभी माला पहन लेंगे, कभी कुछ पहन लेंगे, कभी साधु के कपड़े पहन लेंगे, और देश के प्रधानमंत्री बन गए। और आज संविधान को जलाने की चेष्टा की जा रही है। इसलिए मेरे बाबा साहब के संतानों, और मैं उन ताकतों को चेताना चाहता हूं जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जब तक हम लोग जिंदा हैं, बाबा साहब की संतान इस भारत में इस संविधान को आपको अंगुली भी टच नहीं करने देंगे। कहां तुम बातें कर रहे हो कि हम संविधान को बदल देंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी मनुस्मृति जिसको बाबा साहब ने 1526 में जलाई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था महिला शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती, महिला घर से बाहर नहीं निकल सकती, दलित को जो है कोई भी मार तो उसमें सजा नहीं होगी, इतनी बातें लिखी हुई, स्कूल का तो दरवाजा नहीं देख सकते। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया, लेकिन एक बात याद रखना, स्कूलों में जुड़ाने की इजाजत मिली वो अंग्रेजों के आने के बाद आपको मिली, ये भी ध्यान रख लेना। अन्यथा दीवारों में चुन दिए जाते थे। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं संविधान को खत्म करने की। इसलिए अभी गोवर्धन जी ने काफी हमारे सामाजिक चिंतन की बातें कही, पर मैं उन्हीं बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा कि जब तक यहाँ का दलित पिछड़ा किसान राजनीति नहीं सीखोगे तो ये बेईमान आपके ताबे आने वाले नहीं है, ताबे आने वाले नहीं है। कहां बातें कर रहे हो? सामाजिक चिंतन के साथ साथ में हमें राजनीति सीखनी पड़ेगी, दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी पड़ेगी,
डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा परिवार खत्म कर दिया। एक बार 1932 में गोलमेज सम्मेलन हो रहा था, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, देश गुलाम था, आजादी की तरफ बढ़ रहा था। तो उनकी पत्नी रमाबाई ने कहा, बाबा साहब घर में पैसा नहीं है, राजरतन बीमार है। तो बाबा साहब ने क्या कहा, रमाबाई अगर आज के सम्मेलन में मैं नहीं गया तो जो मेरे मन में सपना है कि मैं एक देश का ऐसा संविधान बनाऊं जिसमें जो मेरे दलित समाज के लोग पशु की भांति बाहर रह रहे हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको शिक्षा का अधिकार नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है, मैं उनको बराबर का दर्जा देना चाहता हूं, मैं उनको जगह दिलाना चाहता हूं, उनको आरक्षण दिलाना कर। मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में मेरी संतान कलेक्टर बने, एसपी बने, कैबिनेट मंत्री बने। आज उसी संविधान की ताकत है कि समाज कल्याण में पढ़ने वाला बेटा गोविंद राम मेघवाल अगर आज कैबिनेट मंत्री बना है तो यह आपके संविधान की ताकत है। जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाएगा वो आगे इतिहास नहीं बना सकता। आप बाबा साहब की मेहनत को फालतू मत जाने दो। आज मैं देखता हूं कि हमारे बीकानेर के 4 बार के एमपी पिछली बार मैं लड़ा और हमारे लोगों ने धोखा किया, मुझे 25,000 से पार्लियामेंट में हार का मुंह देखना पड़ा। लेकिन मैं देखता हूं उनका वीडियो, जब भी माइक पे आएंगे गीत गा रहे हैं। अरे बाबा साहब अगर ऐसे गीत गाने लग जाते हैं तो क्या आज हमारी ये स्थिति होती? क्या ये सभा का जो रूप है, क्या हमारे कॉलेज में जाने की इजाजत मिलती? कभी भी संसद के अंदर इस देश के जो आरक्षण से कानून मंत्री बने हुए हैं, एक दिन भी दलित अत्याचार पे नहीं बोले, एक दिन भी आरक्षण पे नहीं बोले। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, नया कानून बनाने की बात नहीं हो रही है। आज आपका SC/ST कानून का सत्यानाश हो रहा है। कानून को ऐसा कर दिया कि आए दिन जमानतें हो रही है, आए दिन बड़ी घटनाएं हो रही है, लेकिन आरक्षण से जीतने वाले लोग जब तक तुम्हारी बात पार्लियामेंट में और असेंबली में नहीं उठाएंगे, चाहे कोई जादू कर लो, कोई चिंतन कर लो, हमारी एट्रोसिटी खत्म नहीं होगी। मैं जब 18 से 23 में कैबिनेट मंत्री रहा, उससे पहले विधायक रहा, 2 साल बाद मैं कैबिनेट मंत्री बना। मैंने विधानसभा में कहा कि 200 विधायक चुन करके आते हैं विभिन्न जातियों के लोग। जिस दिन वो अपने अपनी विधानसभा के अंदर ये बात उठाएंगे कि हमारी विधानसभा में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ब्याह शादी में अवसर में 2 टेंट नहीं लगने चाहिए, उस दिन मैंने कहा छुआछूत खत्म हो जाएगी। क्या किसी की हिम्मत है? क्या कभी भाषण सुना आपने? कोई अनटचेबिलिटी के एस्पिरिट सत्ता के खिलाफ बोलता है क्या? आप जब तक ताकतवर नहीं बनोगे राजनीतिक रूप से, अपनी हालत कमजोर रहेगी। मैं जब पहली बार नोखा में आया, मुझे कहा गया कि गांव में आओ तो गिलास रखा करो, हम वोट देते क्या? मैंने कहा मैंने MA की है, इससे अच्छा मैं कहीं मुनीम रह लूंगा। मैं अगर गिलास जेब में रख करके वोट मांगने का मतलब मैं मेरे समाज को गुलामी की तरफ ले जा रहा हूं, मैं समाज को क्रांति की तरफ नहीं ले जा रहा। इसलिए मैं आग्रह कर रहा हूं साथियों, आप भी अगर हमारा भाई कोई किसी भी शादी और मौसम में जा रहे हो, लेकिन आपके लिए अगर टेंट अलग लगा दिया गया और आप खाना खा रहे हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तो आज इस सामाजिक चिंतन में प्रधान जी ये भी संकल्प लो, आप समझ गए? जहां हमारे साथ भेदभाव होगा, चाहे वहां 7 पकवान बने लेकिन हम नहीं खाएंगे, और जहां लुक्की रोटी मिलेगी भाई के समाज के घर में, वहां जाके खाना खा जाए। ये है सामाजिक चिंतन। अन्यथा मैं देखता हूं लोग जागरणों में जाते हैं, 7 तो रात पर भजन गाएंगे। मैं भी बचपन में बहुत शौकीन था,
मेरे को हारमोनियम 6वीं क्लास में सीख गया था, अभी ला दो बजा दो। तो मेरे को एक बड़े बाजार में ले गए, उनके पास कोई ढोलक बजाने वाला नहीं था। अब मैंने देखा वो बढ़िया जो है चाय का सामान रख गया, खाने का सामान रख गया, और उसने गेट बंद कर लिया रात को 10 बजे, और हम बैठे गीत गा रहे हैं। मतलब उसके पाप हम दूर कर रहे हैं। अपन भजन तो इसीलिए गाते हैं ना, उनके पाप दूर करने जाते हैं, खुद का पता ही नहीं। मैंने उस दिन संकल्प लिया कि आज के बाद भजन नहीं गाएंगे। मैं गलत था सही था बताओ? वो सुबह 6 बजे आया, कह भाई दूध पानी सब लोग तो सही नहीं, और जाम तक 2000 रुपया दे दिया। क्या ये कीमत है क्या हमारी? ये बच्चे क्या सीखेंगे नए वाले? इसलिए मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब ने जब वकील के रूप में उनको चिमटे से फाइल पकड़ाई गई तो वो कमरे में जाके रोए 2 घंटे। मैं अमेरिका का इंटेलिजेंट स्टूडेंट, मैं वहां बड़े से बड़ा पद ले सकता था, लेकिन मेरे समाज को सुधारने के लिए मैं आया हूं और मेरी ये हालत है। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़ी और वो स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद गए। लेकिन उन्होंने कहा अगर इस भारत के अंदर संविधान में अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती है तो ये आजादी हमारे काम की नहीं है। जब आपको संविधान में आरक्षण मिला, जैसे मैं खड़ा हूं, लेकिन अगर मेरे हाथ को लकवा मार गया तो डॉक्टर इसका पूरा इंजेक्शन लगा के इलाज करेगा, जब भी तो मैं पूर्ण आदमी कहलाऊंगा, नहीं तो लोग कहेंगे अपाई थे। बाबा साहब ने कहा इतना बड़ा बहुजन समाज जिसको आपने पशु की भांति जीने के लिए मजबूर कर दिया, उनको बराबर का दर्जा नहीं है, इसके इलाज की जरूरत है। इसलिए दुनिया में कहीं आरक्षण नहीं है, मात्र भारत का जो संविधान है उसमें आरक्षण देकर के आपको ताकत देने का काम हुआ कि आपके बीच में से कैबिनेट मंत्री बने, आपके बीच में कलेक्टर बने, आपके बीच में एसपी बने, और बन करके आपके मोहल्ले में आएगा तो आपके लड़के प्रेरणा लेंगे, वो भी बनने के प्रयास में लगेंगे। लेकिन हमारे जीतने वाले लोग पूंजीपतियों के गुलाम बन गए हैं। कहां सोच रहे हो आप बैठे बैठे? जिस दिन अम्बेडकरवादी लोग, स्वाभिमानी लोग, भाई प्रेम जी जैसे लोग, लड़के लोग विधानसभा और पार्लियामेंट में जाएंगे, इस भारत में छुआछूत नहीं, 100 तरह की बीमारी अपने आप खत्म हो जाएगी। ये है सामाजिक चिंतन। छोटी मोटी बातों में कुछ भी नहीं है। जाट हमारी तरह गरीब था, 4थे शरण में डाला हुआ था शूद्र में, लेकिन आज मुझे गर्व है कि वो लोग जब भी उनके ऊपर कोई अन्याय होता है वो लठ लेके निकलेंगे। किसी की हिम्मत है क्या उनके ऊपर कोई अन्याय कर ले, उनके खेत को दबा ले? इसलिए उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को भी बलशाली बनना पड़ेगा। मेरी एक लाइन में समझ जाना, मैं लाइसेंस शुदा हथियार साथ में रखता हूं क्योंकि मैं कैबिनेट मंत्री हूं। मैं किसी के खिलाफ बोलता हूं तो झगड़ ले, हथियार तो रखे। आप इतना ही बता देना कि आपके हाथ में ढंग की कुंवारी नहीं मिलेगी घर में। अभी अत्याचार कैसे रुके? पुलिस तो आएगी जब आएगी। और पुलिस में कौन से अपने ही बैठे हैं सारे? कौन से सारे संविधान वाले ही बैठे हैं? क्योंकि 70 साल के बाद भी चाहे प्रमुख हो, अधिकतर में प्रधान जी मजबूत लोग हैं, मैं सबके बारे में नहीं कहता, लेकिन उन बारों को चेताना चाहता हूं कि अगर बड़े लोगों की आप पदों पे बैठ करके भी गुलामी करते हो तो इस आरक्षण सीट का कोई अभी तक अर्थ नहीं है। इसलिए अपने घर के अंदर, अपने खेत के अंदर, अरे कुंवारी के लिए, कस्सी के लिए तो कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई लड़ने आवे जरा पर ढंगरी लकड़ी को ला दे, ना 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 भाई ये सब है, क्या हो जाएगा? अरे जेलों में भी आदमी बैठे हैं, कई गलत करके जाते हैं, कई स्वाभिमान की लड़ाई लड़के जाते हैं। तो थे जेल रो सर्वे कर रहा हूं गयो एक दो बार। अम्बेडकर हॉस्टल की लड़ाई लड़ा, जेल में गए तो देखा कि अपारित वैकेंसी बड़ी खाली पड़ी है। खेत में पड़ जावे तो लड़ा कौन?
अब बातें तो घनी है बेटी के बापा पर करा के माने भी चुनाव लड़ना हुआ है थे तो जाओ भूल और मैं सगड़ा वीडियो देख रहे भाड़ो मैं लड़का काटे जने मारे जी सान हारना पड़े लेकिन हम बोले बगैर हम भी नहीं रहते हम बोलते हैं हमारी लाइफ निकल गई स्टूडेंट लाइफ से गए 20 मुकदमे हुए मेरे पर तो थे मुकदमा घबराया ना गना बस मुकदमा गंदा नहीं होना चाहिए मर्डर का नहीं होना चाहिए बलात्कार का नहीं होना चाहिए चोरी का नहीं होना चाहिए जारी का नहीं होना चाहिए संविधान के लिए मैं अम्बेडकर हॉस्टल के लिए गया वो मैंने जमीन रुकवाई अभी मैं जब मंत्री बना तो जाके देख लेना 3 मंजिल हॉस्टल बना रहा हूं 2.5 करोड़ रुपए चंदा कराया हॉस्टल बना रहा हूं और वो मुकदमे राज में आए अशोक जी गहलोत ने हटवा दिए अब तो समझ गए बात में तो बेटी के बापू कभी कभी न्याय रे अन्याय रे विरुद्ध लड़ जेल में भी जाया करो बेटे भी ज्ञान है मैं ये नहीं कहता कि गंभीर अपराध करो लेकिन अगर आपके ऊपर लगातार कोई अन्याय करने का आदी हो गया तो क्या 70 साल के बाद भी सहन करते रहेंगे लोग तो तलवारें लेकर जुलूस निकाल रहे हैं सरकारों को धमका देते हैं पंजाब में मोदी जी गए चन्नी वहां एससी का आदमी मजबी सरदार था मुख्यमंत्री अभी वो पार्लियामेंट मेंबर है जमीन से नहीं उतरे वापस रवाना हो गए कि मुझे खतरा है प्रधानमंत्री आप छोटे मोटे डरबोक पंजाब के अंदर आज भी कोई बीजेपी का कार्यकर्ता बैठा हो तो बुरा मत मानना ये सामाजिक चिंतन है अब करा कहीं चिंतन से सही नहीं करा तो कोई मतलब को नहीं अरे लोग तो प्रधानमंत्री को नहीं घुसने देते मैंने एक बार देखा था वसुंधरा को नहीं घुसने दिया था नागौर में तो कुछ तो आप ही सीखो बेटी के बापू कब तक अन्याय सहन करते रहो इतना बड़ा समाज इतने नौजवान इतने बुजुर्ग आपके वोटों के बगैर सरपंच नहीं बन सकता मेरा दावा है पर अपनी हालत क्या है आरक्षी सीट आएगी 10 जने खड़े हो जाए जिक्को बैठे इलाके में ऊंची जातियों को चालाक आदमी को स्वयं गरीब ने पकड़ मेरा 100 वोट मैं आप ना कर सरपंच बना ले 10 बैठ ये हकीकत बता रहा हूं मैं नाम नहीं गिनाना चाहता कि मैं जमीन का आदमी हूं मैंने मेरी विधानसभा में देखा है 8 खड़े हो गए रिजर्व में और जीता नम्माई यार वो तो मारो तो पसंद आदमी हो तो थानी पसंद आदमी ना तो विधानसभा में जा रहे ना लोकसभा में जा रहे तो है कहां क्या सामाजिक चिंतन है कि 70 साल में हम आगे कितने आए हमारे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हैं अभी तक उनका कोई नाम नहीं जानता क्यों नहीं जानता कि उनको जिताने वाले दूसरे वो समाज में आते ही नहीं समाज की लड़ाई लड़ते ही नहीं इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करता हूं इस चिंतन के अंदर कि ये जो इलाका है चाहे दातेना हो चाहे त्रिमुसर हो चाहे नोखा का सीमा का इलाका हो कि जब आप राजनीतिक रूप से मजबूत हो जाओगे उस दिन आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी आप जब तक राजनीति में आगे नहीं आओगे तो आपका तो एक नरेगा में नाम लिखाना फिर सरपंच आप बनाए हुए हैं इसलिए जब तक आप राजनीतिक सूत्र नहीं समझोगे बाबा साहब ने उन्होंने यूं की थी आजकल यूं करती लोगों ने पोस्ट आता है ना वो गलत है कि ऊपर वाला भरोसा ऊपर वाले भरोसे की को नहीं मिलेगा होता अरे पूरे विश्व में एक विद्वान हुआ जिसने पुस्तकें लिखी उसका नाम था डॉक्टर अम्बेडकर आज तक दुनिया में एक भी विद्वान ऐसा नहीं हुआ जिसने शेड्यूल कास्ट की पीड़ा लिखी ये किस तरह से जीवन जी रहे हैं ना आपका विधानसभा में चर्चा हो रही है ना पार्लियामेंट में हो रही है ना गांव के चौपाल पर हो रही है चुनाव के टाइम आते हैं ट्रकों भर के लाते हैं थैलियों के अंदर डाल करके 10 दिन वोट लेकर के चले गए ऊपर और हम वही के वहीं बैठे इसलिए एक विद्वान एक तरफ और इनके हजारों विद्वान एक तरफ आज ये डॉक्टर अंबेडकर के बनाए हुए कानून में ताकत है कि आसाराम जी जैसे बापू जो है ना वो अंदर बैठे हैं राम रहीम जैसे अंदर बैठे ये है सबसे बड़ा बाबा कौन सा जिसका नाम है डॉक्टर अंबेडकर इसलिए बाबा को हमने नहीं पढ़ा मंदिर में 2 तरह के भिखारी है मंदिर में अंदर बैठा वो पुजारी है
करोड़ों रुपए हारे, अरे बाहर बैठा है वो भिखारी है। इसलिए इस मंदिरों के चक्कर में